स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 24 एंड 25 फरवरी 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्न को मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, मैं किसी कारण वैसे 24 तारीख को वीडियो नहीं बना पाया, तो इसलिए 24 और 25 दोनों दिन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हाल ही में बासमती चावल को जीआई टैग दिया गया था, तो आप लोगों को पता होगा। तो आप लोगों को यहाँ बताना है कि अभी हाल ही में किस देश ने हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक टैग के रूप में पंजीकृत करने का फैसला लिया है। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान देश ने हिमालयी गुलाबी नमक को जीआई टैग के रूप में पंजीकृत किया है। अब दोस्तों, ये जो हिमालयी गुलाबी नमक है इसे पाकिस्तान ने जीआई टैग के रूप में पंजीकृत किया है। तो यहाँ पर जो एक वर्ड आया है जीआई टैग, तो हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ सुनते रहते हैं कि इसको जीआई टैग मिला। तो हमें जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिरकार ये जीआई टैग होता क्या है। तो जीआई टैग कुछ नहीं होता दोस्तों। जीआई टैग किसी भी उत्पाद को एक संकेत है, ठीक, उसी को जीआई टैग दे दिया गया। अब जीआई टैग किस विशेष परिस्थितियों में दिया जाता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है, आप लोगों को पता ही चल गया। यह उत्पाद की जो जीआई टैग होता है, यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता। तो आप लोगों को पता चल गया होगा। तो पाकिस्तान में अभी हाल ही में हिमालयी गुलाबी नमक को जीआई टैग के लिए पंजीकृत किया गया है दोस्तों। अब यहाँ पर पाकिस्तान का भी बात हुआ है, तो पाकिस्तान के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है इस्लामाबाद। अगर करेंसी की बात करो तो पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री हैं सभी लोग जानते होंगे, इमरान खान है। राष्ट्रपति कौन है? तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। आप लोगों को यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे कहते क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे रेड क्लिफ कहते हैं। तो आप लोग याद करिएगा, बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है। तो याद रखिएगा आप लोग, रेड क्लिफ कहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब दोस्तों, यहाँ पर जीआई टैग की बात हुई है, तो अभी हाल ही में जो भी जीआई टैग दिए गए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सारे जीआई टैग को मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो अभी हाल ही में सिक्किम के डल्ले खुरासानी मिर्च को जीआई टैग दिया गया। तो आप लोग याद रखिएगा, सिक्किम के मिर्च को जीआई टैग दिया गया अभी हाल ही में। और झारखंड के कोहबर एवं सोहराई चित्रकला को भी जीआई टैग दिया गया। तो याद रखिएगा, झारखंड के कोहबर एवं सोहराई चित्रकला को जीआई टैग दिया गया। मणिपुर में अभी काले चावल को जीआई टैग दिया गया, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तमिलनाडु के मुरुगन मंदिर के पंचमेर्थम प्रसाद को भी जीआई टैग दिया गया, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। कश्मीर के केसर को भी अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। इतना चीज़ आप लोग याद रखिएगा, कश्मीर के केसर को जीआई टैग दिया गया है, सिक्किम के मिर्च को जीआई टैग दिया गया है, झारखंड के कोहबर एवं सोहराई चित्रकला को जीआई टैग दिया गया है। तो ये सारे जीआई टैग आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामर्थ्य योजना को शुरू किया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामर्थ्य योजना को शुरू किया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक योजना को शुरू किया है, जिस योजना का नाम है सामर्थ्य योजना। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार अभी हाल ही में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामर्थ्य योजना को शुरू की है। इसके लिए जो बजट आवंटित की है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, वो बजट लगभग 200 करोड़ रुपए का है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामर्थ्य स्कीम को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लाई है, इसके लिए जो बजट आवंटित है वो लगभग कितना है, 200 करोड़ का है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा।
सामर्थ्य योजना मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत ज़रूरतमंद लोगों को विभिन्न प्रकार के वस्त्र उत्पादन के गुण एवं उससे जुड़े कार्यों के प्रबंधन के हुनर सिखाए जाएंगे। तो आप लोगों को पता चल गया कि सामर्थ्य योजना के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाएगा, आप लोगों को पता चल गया। अब दोस्तों इसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लाया है इस योजना को, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे बसा एक शहर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर की बात करूं तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर जी। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी है सारस। राजकीय फूल है पलाश। राजकीय वृक्ष है अशोक। लोकसभा सीट की बात करूं तो सभी लोगों को पता होगा उत्तर प्रदेश की लोकसभा में भारत के जितने भी राज्य हैं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की लोकसभा में सीट है, तो 80 सीट लोकसभा में है। राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में 31 सीटें हैं और विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा में 404 सीटें हैं। तो इसे भी आप लोग एडिशनल फैक्ट के रूप में जान सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा किन राज्यों से लगती है तो इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश को जो पड़ोसी राज्य हैं वो हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से भी लगती है और छत्तीसगढ़ से भी लगती है, बिहार से भी लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा। तो आप लोग याद रखिएगा। तो अभी हाल ही में कुछ और भी योजनाएं चलाए जा रहे हैं रिसेंट में, तो उसे भी याद रखिएगा आप लोग। जैसे घाट पेयजल योजना को उत्तराखंड गवर्नमेंट ने शुरू किया है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के पार्ट बन सकते हैं। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ही चला रही है। किसान फसल राहत योजना को झारखंड सरकार ने अभी लॉन्च किया है। एक जिला एक शिल्प अभियान को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया है और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया। उत्तर प्रदेश के 3 योजनाओं के बारे में आप लोग याद रखिएगा। जो अभी चल रहा है सामर्थ्य योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, दूसरा है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। अगर तीसरी योजना की बात करूं तो तीसरी योजना है मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो अभी हाल ही में पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही बन गया है दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब दोस्तों यहाँ पर बजट का बात हुआ है, तो बजट के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि बजट होता क्या है। तो सबसे पहले मैं केंद्रीय बजट के बारे में बात कर लेता हूँ। केंद्रीय बजट एक वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट होता है। क्या होता है? एक वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट होता है जिसमें सरकार द्वारा सतत विकास एवं विकास के लिए अपनाई जाने वाली भविष्य की नीतियों को रेखांकित किया जाता है, यानी चित्रित किया जाता है, और आय और व्यय का आकलन पेश किया जाता है बजट के माध्यम से। तो आप लोग याद रखिएगा, केंद्रीय बजट एक वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट है जिसमें सरकार द्वारा सतत विकास और विकास के लिए अप्लाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की फ्यूचर पॉलिसी के बारे में जिक्र किया जाता है, जिसमें क्या होता है आय और व्यय का आकलन किया जाता है। और भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट की बात करूं तो 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ उत्तर प्रदेश ऐसा पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसने सबसे पहले कागज रहित बजट को पेश किया है और राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 22 फरवरी 2021 को पेपरलेस मोड में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्य का बजट पेश किया। तो अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश राज्य के वित्त मंत्री कौन है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी। और उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य ही इस बजट का मुख्य उद्देश्य है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में नाव के जरिए 70 दिन में अटलांटिक महासागर पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला कौन है? तो अभी हाल ही में 70 दिनों में अटलांटिक महासागर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला हैं जैस्मीन हैरिसन। तो आप लोग याद रखिएगा कौन है? जैस्मीन
हैरिसन। तो जैस्मीन हैरिसन की बात करूं तो ये ब्रिटेन की हैं। ठीक, इन्होंने ही 70 दिन में अटलांटिक महासागर पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला हैं। तो जैस्मीन हैरिसन कहाँ की हैं? ब्रिटेन की। तो अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करूं तो कौन है? बोरिस जॉनसन है। और मुद्रा तो सभी लोग जानते होंगे, ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। अगर हम लोग बात करें, मुद्रा भी जान गए, प्रधानमंत्री भी जान गए। अगर राजधानी की बात करूं तो राजधानी सभी लोग जानते हैं, क्या है? लंदन। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में H5N8 बर्ड फ्लू से इंसानों के संक्रमित होने का विश्व का पहला मामला किस देश में आया है? तो अभी हाल ही में एक वायरस है जिसका नाम है H5N8 बर्ड फ्लू से इंसानों के संक्रमित होने का पहला मामला रूस में आ गया है दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सबसे पहले जान लेते हैं H5N8 बर्ड फ्लू के बारे में। तो रूस में H5N8 बर्ड फ्लू के घातक वायरस का इंसानों तक पहुंचने का पहला मामला सामने आ गया है, यानी कि न्यूज में आ गया है। अभी तक रूस, यूरोप, चीन, मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका के देशों में बर्ड फ्लू के H5N8 स्ट्रेन पोल्ट्री फार्म में ही रिपोर्ट किए गए थे और पहली बार इंसानों में इस स्ट्रेन का संक्रमण देखा गया है। दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर बात हुआ है कहाँ पर पाया गया है H5N8, तो रूस में पाया गया है। तो रूस यूरोप एवं एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है मॉस्को। अगर करेंसी की बात करूँ तो रूस की करेंसी सबको पता होगा, क्या है? रूबल है। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन जी। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण इलाकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया है? उस ऐप का क्या नाम है? वंडर ऐप। तो इसे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया, इसे आप लोगों को बताना है। तो इसे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो अभी हाल ही में सुरक्षित एवं संस्थागत प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करने के उद्देश्य से बिहार के सरकार, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने वंडर ऐप को लॉन्च किया है। ठीक, इस ऐप का उद्देश्य क्या है, यानी कि इस ऐप की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? वंडर ऐप जो अभी हाल ही में बिहार सरकार ने लॉन्च किया है, तो इस ऐप की मदद से गर्भवती महिलाओं को इलाज में तुरंत सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर बात हुआ है बिहार का, तो बिहार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और बिहार की स्थापना 1912 ईस्वी में हुआ था, जिसे हम लोग पहले पाटलिपुत्र के नाम से भी जानते थे। बिहार की राजधानी अब क्या है? तो बिहार की राजधानी अब क्या है? पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जो कि जनता दल पार्टी से हैं। अगर गवर्नर की बात करूं तो बिहार के गवर्नर फागू चौहान हैं। तो सभी लोगों को पता है बिहार के गवर्नर का नाम क्या है? फागू चौहान। मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। तो अब बिहार से कुछ एडिशनल फैक्ट के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अगर पूछा जाए बिहार की लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो बिहार की लोकसभा में 40 सीटें हैं। राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में 16 सीटें हैं। विधानसभा की बात करूँ तो 243 सीटें हैं। तो लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16, विधानसभा में 240 सीटें। तो बिहार से आप लोग एक फैक्ट और भी याद रखिएगा। तो बिहार की जो सीमा है एक पड़ोसी देश के साथ भी लगती है, तो पड़ोसी देश क्या है? नेपाल है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन भारत के कर्नाटक राज्य में किया जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब दोस्तों, अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी गेम्स है। याद रखिएगा आप लोग, अगर पूछा जाए देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी गेम कौन है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। और देश में खेले जाने वाले सभी खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस इवेंट का आयोजन किया जाता है। इस इवेंट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले एथलीटों यानी खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेने का भी अवसर प्रदान किया जाता है सरकार की तरफ से। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन
कर्नाटक के बेंगलोर शहर में किया जा रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। दूसरे संस्करण का आयोजन तो पता ही चल गया, कर्नाटक के बेंगलोर में किया जा रहा है। और पहले संस्करण को अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। तो पहले संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था, उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। तो याद रखिएगा। अब दोस्तों यह आयोजन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कर्नाटक में किया जा रहा है। तो कर्नाटक के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जी हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। तो कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला जी हैं। कर्नाटक से अगर बात करूं तो कर्नाटक में इसरो का भी मुख्यालय है जो कि भारत का स्पेस एजेंसी है। और कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका जी। लोकसभा सीट तो कर्नाटक की लोकसभा में 28 सीटें हैं। विधानसभा सीट की बात करूं तो कर्नाटक की विधानसभा में 224 सीटें हैं वर्तमान समय में, लेकिन टोटल कितनी है, 225 सीटें। अगर बात करूं राज्यसभा की तो राज्यसभा में 12 सीटें हैं। कितना है, 12 सीटें हैं। अब यहाँ पर दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का अभी हाल ही में आयोजन होने वाला है कर्नाटक के बेंगलोर शहर में। तो अभी कुछ और भी आगामी प्रतियोगिताएं होने वाली हैं जो एग्ज़ाम के पार्ट बन सकते हैं, उनके बारे में भी मैं बता देता हूं। तो अभी हाल ही में 2021 में होने वाला 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर खेला जाएगा, जापान के टोक्यो शहर में होगा। तो आप लोग याद रखिएगा। 2023 में होने वाला हिंद महासागर द्वितीय खेल कहाँ पर होगा, मेडागास्कर में होगा, इसे भी याद रखिएगा। 2024 में होने वाला 24वां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर खेला जाएगा, चीन के बीजिंग शहर में खेला जाएगा। तो ये कुछ प्रतियोगिता अभी आगामी होने वाले हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो याद रखिएगा, स्टार बना लीजिए आप लोग। तो अभी हाल ही में किसको दिया गया बेस्ट एक्टर का अवार्ड, अक्षय कुमार जी को दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो अभी हाल ही में मुंबई में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। अगर पूछा जाए बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है, तो तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को दिया गया है। लक्ष्मी फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने बेस्ट एक्टर और छपाक फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर पूछ लिया जाए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, अक्षय कुमार को, किस फिल्म के लिए दिया गया, लक्ष्मी फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया, दीपिका पादुकोण को, किस फिल्म के लिए दिया गया, छपाक फिल्म को लिए। अगर पूछा जाए बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे दिया गया, तो तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को दिया गया। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है। तो अभी हाल ही में अपने देश भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन भारत के केरल राज्य में किया जा रहा है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो शिक्षा और सांस्कृतिक के लिए केरल की विरासत दुनिया में प्रसिद्ध है, सबको पता है ये। केरल ने शैक्षणिक क्षेत्र में प्रगति को और एक और कदम बढ़ा दिया, यानी कि एक कदम और आगे बढ़ गया है। जो केरल क्या करने वाला है, देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत कर दी है। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस समारोह की अध्यक्षता की। तो अब केरल के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि केरल शिक्षा और सांस्कृतिक के लिए केरल एक प्रमुख विरासत है। तो केरल के बारे में भी हम लोग जानना चाहिए, क्या है केरल। तो केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम, जो कि भारत का एक विशेष राज्य है जहाँ पर शिक्षा और संस्कृति का एक मिसाल पेश किया जाता है। राजधानी तो पता चल गया तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री भी पता चल गया पिनराई विजयन जी हैं, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। गवर्नर की बात करूं तो आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो केरल के मुख्य न्यायाधीश हैं S मणिकुमार जी।
अगर केरल की लोकसभा में सीट की बात करूं तो केरल की लोकसभा में 20 सीट हैं। राज्यसभा सीट की बात करूं तो राज्यसभा में केवल 9 सीट हैं। विधानसभा में 140 सीट हैं। तो इसे आप एडिशनल फैक्ट के रूप में याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में लोक कला उत्सवम 2021 किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो अभी हाल ही में लोक कला उत्सव 2021 भारत के केरल राज्य में ही मनाया जा रहा है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब दोस्तों यहाँ से मैं आप लोगों को कुछ उत्सव यानी कि कुछ त्यौहार को और बता दे रहा हूँ जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे केरल का प्रमुख त्यौहार की बात करूँ तो केरल का प्रमुख त्यौहार क्या है? ओणम। असम का प्रमुख त्यौहार की बात करूं तो असम का प्रमुख त्यौहार बिहू है। पंजाब का प्रमुख त्यौहार वैसाखी है। सिक्किम के प्रमुख त्यौहार की बात करूं लोसांग है। बिहार का प्रमुख त्यौहार छठ पूजा। तो कुछ त्यौहार हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में द इपिक बैटल ऑफ लोंगवाला पुस्तक लॉन्च हुई है। तो आप लोगों को बताना है कि यह पुस्तक किसने लिखी है। तो अभी हाल ही में द इपिक बैटल ऑफ लोंगवाला पुस्तक को लॉन्च किया गया है। तो इस पुस्तक के जो राइटर हैं उनका नाम है भरत कुमार, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अभी हाल ही में महेंद्र सिंह कान्याल को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में महेंद्र सिंह कान्याल को भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो इन्हें किस देश में नियुक्त किया गया? सीरिया देश में नियुक्त किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब हम लोग सीरिया देश के बारे में जान लेते हैं। सीरिया एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है डेमास्कस। राजधानी याद रखिएगा सीरिया का, सीरिया की राजधानी डेमास्कस। करेंसी है सीरियन पाउंड। राष्ट्रपति हैं बशार अल असद। प्रधानमंत्री हैं हुसैन अरनौस। तो अभी किसको सीरिया का राजदूत बनाया गया? महेंद्र सिंह कान्याल को। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में मिशन चंद्रयान 3 को इसरो द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा? तो अभी हाल ही में इसरो ने बताया है कि उन्होंने मिशन चंद्रयान 3 पर काम कर रहे हैं। तो उनका जो गेस है वो फ्यूचर प्लानिंग अपना बताएं कि 2023 तक हम इसे लॉन्च कर सकते हैं चंद्रयान 3 को। तो दोस्तों अब यहाँ चंद्रयान का जिक्र हुआ, तो इसके पहले 2 चंद्रयान और भी भेजे जा चुके हैं। तो चंद्रयान के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अगर पूछा जाए मिशन चंद्रयान 1 के बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ मैं फैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, तो इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये प्रश्न जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 2023 में भारत चंद्रयान 3 के लिए प्लान कर रहा है। तो चंद्रयान 1 की बात करूँ तो इसरो द्वारा मिशन चंद्रयान कब भेजा गया था? 22 अक्टूबर सन 2008 ईस्वी में। चंद्रयान 1 कब भेजा गया था इसरो द्वारा? 2008 ईस्वी में। अगर पूछ लिया जाए इस मिशन को किस रॉकेट के द्वारा भेजा गया था? इस मिशन को PSLV XL-C11 के द्वारा भेजा गया। तो याद रखिएगा इस मिशन को, चंद्रयान 1 मिशन को PSLV XL-C11 व्हीकल से लॉन्च किया गया था। मिशन चंद्रयान 1 के समय इसरो का प्रमुख कौन था? अगर ये पूछ लिया जाए तो मिशन चंद्रयान 1 के समय इसरो के प्रमुख थे जी माधवन नायर जी थे। ठीक, अगला प्रश्न, अब हम लोग मिशन चंद्रयान 2 के बारे में भी जान लेते हैं। तो मिशन चंद्रयान 2 22 जुलाई को लॉन्च हुआ था। सन कौन सा था? 2019 ईस्वी था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। चंद्रयान 1 2008 को 22 अक्टूबर को और 22 जुलाई को 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। तो इसे किस रॉकेट व्हीकल से लॉन्च किया गया था? GSLV MK3 से लॉन्च किया गया था। इसे भी याद रखिएगा। तो मिशन चंद्रयान 2 के समय इसरो के प्रमुख कौन थे? पता ही है सबको कौन थे? के सिवन जी थे, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में भी हैं। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था? तो चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। तो इसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसरो के बारे में बात कर लेता हूँ। तो इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सभी लोग जानते होंगे। मुख्यालय कहाँ पर है? कर्नाटक के बंगलोर शहर में है। स्थापना भी सबको पता ही होगा। इसरो का स्थापना कई बार मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो 1969 में इसरो का स्थापना हुआ था। संस्थापक विक्रम साराभाई हैं और अध्यक्ष हैं के सिवन जी।
अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसरो के पहले अध्यक्ष और संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदल कर नर्मदापुरम कर दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब दोस्तों यहाँ बात हुआ मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश के बारे में शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। स्थापना की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 ईस्वी के 1956 ईस्वी में हुआ था। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, और गवर्नर की बात करूं तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। इन्हें मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज दिया गया है दोस्तों। तो आनंदीबेन पटेल जी उत्तर प्रदेश के भी गवर्नर हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफ़ीक जी। लोकसभा सीट की बात कर लेता हूं तो मध्य प्रदेश की लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में केवल और केवल 11 सीटें हैं। विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा में 230 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पैसेज एक्सरसाइज को आयोजित किया गया है? तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम है पैसेज एक्सरसाइज। तो यह एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और इंडोनेशिया देश के बीच हुआ था, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना ने 18 फरवरी 2021 को अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का संचालन किया है। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जो पैसेज एक्सरसाइज होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच, इसका उद्देश्य है कि दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना ताकि युद्ध या हमले जैसी स्थिति से निपटा जा सके। भारतीय नौसैनिक जहाज INS तलवार और इंडोनेशियाई नेवी की मल्टी रोल कार्वेट यानी कि KRI बुंग तोमो ने इस अभ्यास में भाग लिया था। अब दोस्तों इंडोनेशिया के साथ ये पैसेज एक्सरसाइज भारत मिलकर कर रहा है, तो इंडोनेशिया के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है जकार्ता। करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया। राष्ट्रपति अगर पूछा जाए तो राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीत लिया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। दोस्तों अभी हाल ही में जापान की टेनिस स्टार खिलाड़ी हैं नाओमी ओसाका ने, इन्होंने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है अभी हाल ही में। तो आप लोगों को पता चल गया कौन जीत लिया, नाओमी ओसाका, जो कि जापान देश की हैं। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता। तो इसे भी आप लोग, महिला में कौन जीत लिया अभी हाल ही में? नाओमी ओसाका। अगर पुरुष वर्ग की बात करूं तो पुरुष में नोवाक जोकोविच ने जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए, अगर इस प्रश्न का आंसर पता हो आप लोग तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और डिटेल के साथ भी बताइएगा। प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में किस देश के सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है माउंट एटना में बड़ा विस्फोट हुआ है? तो आप लोगों को बताना किस देश में हुआ है। ठीक, तो ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो, जिसमें मैं 24 और 25 दोनों दिन के करंट अफेयर्स का जिक्र किया हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।